नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे मिथुन लग्न के बारे में। ये मिथुन लग्न कैसे काम करता है, मिथुन लग्न में मिथुन लग्न है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। आप अपनी कुंडली खोलिए और यदि उसके प्रथम भाव में इस वाले खाने में 3 लिखा है तो आपका लग्न है मिथुन। 3 मतलब मिथुन राशि। तो आपके यहाँ मिथुन राशि है। अब मिथुन राशि यहाँ होने पर आप इसको बाकियों को सबको प्लेस कर सकते हैं इस तरह से कुंडली में। तो आप क्या देखेंगे कि सबको अपना अपना स्थान मिल जाएगा, सब राशियों को अपनी अपनी पावर्स मिल जाएगी। अब किस ग्रह को कौन सी पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, किस ग्रह को कौन सी शक्तियां आवंटित हुई हैं, इसके आधार पर यह पता चलेगा कि कौन ग्रह शुभ है और कौन ग्रह यहाँ लग्न के अनुसार अशुभ रहेगा। अब इसमें हम विशेष रूप से क्या देखते हैं कि बुध के पास लग्नेश बुध हो गया और ये चौथे भाव का स्वामी भी है। तो इस कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है वो स्वयं बुध ही है, क्योंकि बुध के पास यहाँ 2 पावर्स हैं, एक लग्न की, शरीर की, और दूसरी चौथे भाव की जो कि सुख का भाव रहता है। तो मूल रूप से इस कुंडली का सबसे पावरफुल ग्रह कौन होगा? मिथुन लग्न में सबसे पावरफुल ग्रह होगा स्वयं बुध, क्योंकि बुध के पास दोनों पावर्स हैं, शुभ और अशुभ। इससे शुभ मिथुन लग्न में कोई भी ग्रह नहीं है। तो आप समझिए कि बुध सबसे पावरफुल, सबसे शुभ और सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह है बुध लग्न में। सभी लग्नों में ऐसा नहीं है कि स्वयं लग्नेश के पास मोस्ट पावरफुल ग्रह हो, लेकिन यहां बुध जो है वो पावरफुल है, स्वयं में योग कारक है, तो इसलिए सबसे शुभ तो बुध हो गया। इससे शुभ और कोई है ही नहीं यहां पर। इसके बाद अगले हम ग्रह को देखते हैं। तो नंबर 2 पर आप देखिए तो शुक्र को यदि हम देखें तो शुक्र जो है यहां पर 2 स्थान का स्वामी है, एक पंचम भाव का और एक भाव का 12वें भाव। 12वें भाव को समभाव कहा गया और पंचम भाव शुभ भाव है। तो ऐसी स्थिति में 2 शुभ भावों की पावर मिल जाने के कारण, एक शुभ और एक समभाव की पावर मिल जाने के कारण यहाँ शुक्र जो है वो पावरफुल हो गया, शुभ हो गया है। और 12वें भाव का अशुभत्व जो थोड़ा बहुत रहेगा वो कोई खास शुक्र यहाँ नहीं देगा, तो शुक्र को यहाँ शुभ ही माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में शुक्र जो है मित्र हो गया है, साथ में बुध का मित्र होने की वजह से ये भी अच्छा हो गया। तो ये शुक्र भी आप यहाँ देखेंगे तो शुभ फल देने वाला बन जाएगा। सबसे पावरफुल मिथुन लग्न में बुध होगा, ध्यान रखिएगा। नंबर 2 पर कौन आ गया है? शुक्र, इसके पास बहुत पावर है। अब तीसरी स्थिति में हम देखें कि बुध जो है एक समभाव क्यों था बुध? क्योंकि द्वितीय भाव जो है, दूसरे भाव का स्वामी यहाँ चंद्रमा हो गया। दूसरे भाव में 2 बातें थी। द्वितीय भाव जहां पर धन का भाव था, कुटुंब का भाव था, संपत्ति का भाव था, संग्रह का भाव था धन के, साथ ही साथ ये मारक भाव भी था। लेकिन क्योंकि चंद्रमा और सूर्य मारक का दोष नहीं लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसने चंद्रमा यहां बैठ गया है। चंद्रमा ने कहा ठीक है मैं शुभ फल दे दूंगा, लेकिन जो अशुभ फल इस भाव के हैं, मृत्यु वाला भाव जो है वो मैं नहीं करूंगा काम। तो चंद्रमा के इस भाव के मारक भाव को छोड़ देने के कारण, मारक पावर्स नहीं ली चंद्रमा ने, इसलिए चंद्रमा यहां शुभ हो जाएगा, बावजूद इसके कि चंद्रमा बुध का शत्रु है। लेकिन चंद्रमा क्योंकि यहां मारक की पावर्स नहीं ले रहा है, इसलिए चंद्रमा को यहां शुभ माना जाएगा। तो चंद्रमा भी यहां शुभ स्थिति में होगा, हालांकि वो योग कारक नहीं है। केवल स्थान में प्लेसमेंट मात्र से वो किसी को फायदा नहीं पहुंचाएगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अपने ही भाव में बैठकर चंद्रमा यहां बहुत शुभ फल देने वाला है, किसी प्रकार का अशुभ फल चंद्रमा नहीं देगा। तो चंद्रमा शुभ हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं यहां पर सूर्य को देखें तो तीसरे भाव का स्वामी हो गया। सूर्य यहां तीसरे भाव का स्वामी होने के कारण अशुभ भाव का स्वामी है, अशुभ हो जाएगा, लेकिन लग्नेश का मित्र है। और ज्यादातर स्थितियों में अगर हम देखें कि 10वें भाव के लिए सूर्य अशुभ नहीं है, क्योंकि ये मिथुन की राशि, गुरु की राशि है, चौथे भाव के लिए अशुभ नहीं है, लग्न के लिए अशुभ नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या देखते हैं हम कि सूर्य यहाँ कुछ भावों में बैठकर शुभ फल दे रहा है, कुछ भावों में अशुभ फल दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में कम अशुभता होने के कारण सूर्य को यहां मिश्रित फल देने वाला हम कह सकते हैं। हालांकि फिर भी कुंडली के प्रधान रूप से देखें तो सूर्य यहां अशुभ हो जाएगा। हमने पहले भाव की बात की, दूसरे का स्वामी चंद्रमा है, तीसरे का स्वामी सूर्य है जिसकी हम बात कर चुके हैं। चौथे भाव का स्वामी यहां पर कन्या राशि है, तो कन्या राशि का स्वामी बुध है। आपको जब
भाव का स्वामी पता करना है तो आपको यहाँ नाम ध्यान रखना है। ये तीसरी कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। ये मैं पिछली वीडियो में बता दिया, यदि आपने नहीं देखा तो वीडियो देख लें, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा ठीक से मामला। अब यहाँ अगर देखते हैं हम तो यहाँ कन्या राशि है, तो कन्या राशि का स्वामी बुध हो गया, तो ये बुध दोनों का होगा, योग कारक हो गया। फिर हम देखें शुक्र है पंचम भाव का, तो पंचम भाव शुभ भाव होता है और ये दूसरा समभाव है, तो दोनों स्थितियों में ये शुक्र जो है शुभ ही रह गया है। अब हम बात करते हैं मंगल की, तो मंगल छठे भाव का और 11वें भाव का स्वामी है। यहां वृश्चिक राशि पड़ी मंगल की और यहां मंगल की मेष राशि है, दोनों राशियां अशुभ भाव में हैं। एक दूसरी बात हम यहां क्या देखते हैं कि ये लग्नेश बुध का, इस लग्न का स्वामी बुध है, तो लग्नेश बुध का भी शत्रु है। दो अशुभ भावों का स्वामी और साथ में शत्रु भी है लग्न का, तो ऐसी स्थिति में रोग, मृत्यु, कष्ट, दुख, हानि, कर्ज, इन सब की पावर इसके पास आ गई है। छठे भाव का विशेष रूप से स्वामी यहां माना जाएगा, छठे भाव का प्रभाव विशेष रूप से देगा और साथ में थोड़ा सा इनकम का सोर्सेज भी है, लेकिन 11वें भाव को भी शुभ नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं कि मंगल यहां अशुभ प्रभाव देने वाला माना जाएगा। अगर वो किसी विशेष योग कारक स्थिति में बैठता है तो वहां योग कारक स्थिति में हानि पहुंचाएगा, लाभ नहीं पहुंचाएगा। अब यहां विशेष रूप से देखने लायक है बृहस्पति और शनि। बृहस्पति को देखिए, बृहस्पति यहां सप्तम और 10वें भाव का स्वामी है, दोनों शुभ भाव हैं, किंतु बृहस्पति के पास यहां मारक होने की पावर भी है। साथ ही बृहस्पति को यहां केंद्राधिपति दोष हो गया है। अब ये केंद्राधिपति दोष क्या है? लघु पराशरी एक पुस्तक है ज्योतिष की, जो बहुत प्रभावशाली और बहुत ज्ञानवर्धक पुस्तक मानी जाती है। उसमें महर्षि पराशर ने क्या निर्देश दिया है, हालांकि बृहद प्रशर होरा शास्त्र जो कि ज्योतिष के महान ग्रंथ माना जाता है, उसमें भी महर्षि पराशर ने क्या संकेत दिया है कि जब एक शुभ ग्रह 2 केंद्रों का स्वामी हो जाए तो वो अपना शुभत्व छोड़ देगा। अगर वो केंद्र का मालिक हो केवल, तो वो अपना शुभत्व छोड़ देगा और दूसरे जो भाव होगा उसके अनुसार फल देगा। यहां 2 बार ऐसा होता है, खासतौर पर बृहस्पति के लिए देखिए और बुध के लिए देखिए, तो वो 2 केंद्रों का मालिक हो जाएंगे। यहां पर क्या हुआ है, यहां बुध 2 केंद्रों का मालिक हो गया। अब आप कहेंगे इसे केंद्राधिपति दोष क्यों नहीं हुआ, ये भी तो 2 केंद्रों का मालिक है एक साथ, और तो दूसरा भाव कहीं पड़ नहीं रहा इसका। अब यहां बुध को केंद्राधिपति दोष क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बुध का एक केंद्र है और दूसरा केंद्र और त्रिकोण दोनों है, तो यहां हम मानेंगे कि बुध केंद्र का और त्रिकोण का मालिक है, तो ऐसी स्थिति में बुध को केंद्राधिपति दोष नहीं हुआ। लेकिन बृहस्पति केवल केंद्र और केवल केंद्र का ही स्वामी है, तो ऐसे में केंद्राधिपति दोष होने के कारण इसने अपना समभाव देगा और अशुभ शुभ फल छोड़ दिया है। अब शुभ तो छोड़ दिया है, किंतु 9वें भाव में मारक का फल इसने नहीं छोड़ा है, अशुभ फल तो ग्रहण कर लिया है। तो यहां केवल योग कारक स्थितियों में, केवल विशेष शुभ स्थितियों में तो बृहस्पति शुभ फल देगा, किंतु सामान्य स्थितियों में बृहस्पति अशुभ फल देने वाला हो जाएगा। इसलिए बृहस्पति यहां शुभ और अशुभ दोनों स्थितियां दर्शाएगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि के साथ भी यहां यही स्थिति है। शनि आप देखिए कि 9वां भाव सबसे शुभ भाव कुंडली का 9वां भाव और सबसे अशुभ भाव 8वां भाव, दोनों का स्वामी हो गया है। अब ऐसी स्थिति में कौन सी राशि का फल विशेष देगा, क्या यहां शनि को शुभ माना जाए या अशुभ माना जाए? अब यहां हम देखेंगे कि शनि की मूल त्रिकोण राशि जो है, यह शनि की स्वराशि के साथ साथ शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है, यानी कि इसमें शनि ज्यादा फल देता है। अगर शनि इस राशि का स्वामी होता और ये यहां दूसरी राशि कमजोर होती तो इसका फल कम देता। अब यहां शनि इसका फल अधिक देगा, इसका फल कम देगा, तो ऐसे में शनि को शुभ फल देने वाला माना जाएगा। लेकिन अष्टमेश के दोष को ये पूरी तरह यहां छोड़ेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में शनि अष्टमेश का फल भी देगा और 9वां का फल भी देगा, तो वो विशेष स्थितियों में कभी बहुत शुभ हो जाएगा तो कभी हानिप्रद हो जाएगा, लेकिन सामान्य स्थितियों में शनि यहां शुभ फल देने वाला ही रहेगा। तो उम्मीद है आप लग्न को अच्छे से समझ गए होंगे, शुभ अशुभ के शत्रुओं का कैसे निर्णय करना है किसी लग्न में, ये आप समझ गए। तो जब भी आपको वीडियो में
तो जब आपको निर्णय करना है कि कौन सा ग्रह शुभ है कौन सा ग्रह अशुभ है, सबसे पहले आपने लग्न को देखना है और फिर आपने विचार करना है। ग्रहों की जो पोजीशन है वो बिल्कुल बाद में देखनी है, ग्रह प्लेसमेंट बाद में देखनी है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि किसी व्यक्ति का जन्म का लग्न कौन सा है, लग्न अनुसार शुभ अशुभ ग्रह कौन से होंगे, फिर ग्रहों की प्लेसमेंट को समझना है और निश्चित रूप से आप इसे ठीक से समझकर अच्छा और सही फलादेश कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।